हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली पहला प्रश्नावली पढ़ेंगे। और पहला प्रश्नावली का मतलब पहला चैप्टर यानी चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 का नाम जो है सो संबंध और फलन है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि ये जो संबंध और फलन होता है बोर्ड एग्जाम में हमें इस चैप्टर से कितने नंबर मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यू कैन सी हियर 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब कौन सा चैप्टर में कितने नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको संबंध और फलन चैप्टर में आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले चलिए वो चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर संबंध और फलन में हमें संबंध को अलग चैप्टर पढ़ना है। ठीक, मतलब कि चैप्टर का मतलब होता है कि संबंध को हमें एक अलग टॉपिक पढ़ना है और फलन का हमें एक अलग टॉपिक पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर दो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, संबंध और फलन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संबंध पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें फलन में क्या क्या पढ़ना है। देखो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि वो नहीं होता है कि जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, मान लो आपको लखनऊ जाना है, या मान लो आपको इलाहाबाद जाना है, या फिर मान लो दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कहीं पर भी जाना है, ट्रेन पे बैठे हो आप, ठीक, ऐसे ही जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि हमें लखनऊ जाना है, मुंबई जाना है, कि हमें यहाँ पर दिल्ली जाना है, ऐसे ही सपोज दैट। ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको क्या मजा आएगा, वहाँ पर कहाँ पर उतरना है पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो। ठीक, अगर आपको पता है कि हाँ जी मुझे इस स्टेशन पर उतरना है और यहाँ पर जाना है, फिर वहाँ पर जाना है, फिर वहाँ पर जाना है, अगर आपका गोल सेट है तो फिर क्या होगा, आपको उस सफ़र का यानी जाने का जो मज़ा होगा ना दुगना हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, आपको सबसे पहले समझ लेना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे, फिर यानी पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ इसके बाद ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये टॉपिक पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, फिर इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। ठीक, इस तरीके से मज़ा आएगा। ठीक, तो चले हम लोग पढ़ते हैं इसको पूरे मस्ती में। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं ना कि संबंध में हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकंड। देखो दो शब्द हैं इस चैप्टर के नाम में, दो शब्द हैं, एक है संबंध और फलन। तो यहाँ पर हम लोग इसको दो टॉपिक करके, अलग अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग संबंध, फिर पढ़ेंगे हम लोग फलन के बारे में। ठीक, अब संबंध में क्या क्या पढ़ना है हमें, संबंध में बस आपको इसके 3 प्रकार पढ़ने। ठीक, देखो संबंध में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको इसका मतलब कि स्वातुल्य संबंध क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें यहाँ पर पढ़ना है सममित, यानी सममित जो संबंध है इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है संक्रामक संबंध। ठीक, संक्रामक संबंध। तो जस्ट वन मिनट, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें तीसरा संक्रामक संबंध पढ़ना है। और यहाँ पर देखो जिस मतलब जिसमें तीनों संबंध होंगे, स्वातुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी संबंध होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें तीनों होगा उसको हम लोग बोल देंगे तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर हमें तुल्यता संबंध भी पढ़ लेना है। ठीक, तुल्यता संबंध। और फलन में हमें क्या पढ़ना है, फलन में हमें दो चीजें पढ़ना है, एक तो यहाँ पर पढ़ना है हमें अंताक्षेपी, अंताक्षेपी। ठीक, अंताक्षेपी पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है आच्छादक फलन, आच्छादक। ठीक, और इनमें इसके दो प्रकार और पढ़ने हैं। ठीक, अंताक्षेपी के दो प्रकार पढ़ लेने हैं और इधर आच्छादक के भी दो पढ़ लेने हैं। ठीक, बस इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है इसमें, बस आपके संबंध और फलन इतने में ही पूरा कवर हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें हमें पढ़ना है एक एकाएकी पढ़ना है, एकाएकी। और दूसरा हमें पढ़ना है बहुएकक, बहु एकक। इसमें भी हमें वही चीज एकाएकी पढ़ना है एक, और उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है बहु एकक, बहु एकक। ठीक, इतना ही पढ़ना है। और इधर संबंध में हमें एक चीज और पढ़ना है, संबंधों का संयोजन। ठीक, संबंधों का संयोजन। और इधर फलन में भी हमें एक चीज और पढ़ना है, फलन में फलनों का संयोजन। ठीक, बस पूरा सिलेबस आपका इतने में खत्म, बस पूरा आपका चैप्टर इतने में खत्म। ठीक, फलनों का संयोजन, संयोजन। ठीक, बस इतना पढ़ना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है और फलन में क्या क्या पढ़ना है। बस इतना अगर आप समझ लिए, इतना अगर आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद पूरा ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर कौन कौन सा बचा है, एक आव्यूह बचा है, एक सारणी बचा है। बाकी पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है, चाहे वो प्रायिकता हो, चाहे वो सदिश बीजगणित हो, चाहे वो त्रिविमीय ज्यामिति हो जिसको 3D बोलते हैं, या फिर रैखिक प्रोग्रामन हो,
पूरा मैंने पढ़ा दिया है, समाकलन, समाकलन प्रयोग, अवकल समीकरण, सारणिक, सांतत, और यहाँ पर अवकलन के अनुप्रयोग, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। एक चीज और देखो, पार्ट टू तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, पार्ट वन हमारा संबंध और फलन बचा था, अभी सारणी बचा था, आप भी सारणी, ये सब मैं देखो संबंध और फलन पढ़ा ही रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, आप भी और सारणी पढ़ लेंगे, पूरा हमारा सिलेबस चित्रा प्रकाशन का फिनिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग जो भी प्रकाशन कहेंगे वो प्रकाशन फिर हम शुरू कर देंगे, उस प्रकाशन का भी पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक। जो भी चाहिए आप लोग, कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ, तुरंत आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखो पार्ट वन में जो है, मतलब पार्ट वन टोटल हमारा जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा अब की जो सिलेबस, जैसे कि आप लोग अब पढ़ोगे, तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो मतलब कि कोविड आया था ना, तो उसमें 30% लेस हो गया था, तो वो 30% के अकॉर्डिंग हमें पूरा पार्ट वन से टोटल 45 अंक मिलेंगे, और पार्ट टू से हमें पूरे 55 मिलेंगे, ठीक। तो टोटल हमें 100 नंबर मिलने वाले हैं मैथ में, और इसमें से 45 पार्ट वन से, 55 पार्ट टू से मिलेंगे, ठीक। प्रायिकता आपका 10 नंबर का है, और प्रायिकता भी आपका 10 नंबर का है। उसके अलावा आपका समाकलन 12 नंबर का है, अवकलन के अनुप्रयोग भी 12 नंबर का है। तो चलो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा सिलेबस हमने, एक चीज और है कि यहाँ पर ना अभी तक था, अब नहीं है, ठीक। अभी तक इसमें इनवर्स भी हमें पढ़ना होता था, यानी कि आर इनवर्स वगैरह निकालो, ठीक, इनवर्स पढ़ना होता था। और इसके अलावा भी हमें गॉफ फॉग वाले क्वेश्चन करने होते थे, गॉफ फॉग वाले निकालो, ठीक, ये वाले। इसके अलावा भी हमें एक दुआधारी संक्रियाएं पढ़ना होता था, दुआधारी संक्रियाएं। ये सारी चीजें अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस के आपके आपके सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, यानी ये पूरा कट चुका है, तो ये अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इसका आप टेंशन नहीं लेना, बस जितना मैंने लिख दिया बस इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है, संबंध और फलन यानी में, ठीक, संबंध और फलन चैप्टर में। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि समुच्चय क्या होता है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर ना वैसे तो ये समुच्चय, देखो क्लास 11 में हम लोग इतनी चीजें पढ़ चुके हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11 में हमने एक तो कार्तीय गुणन पढ़ लिया है, प्रांत सह प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, वास्तविक फलन क्या होते हैं, तस्मक फलन क्या होते हैं, अचर फलन, बहुपद फलन, परिमेय फलन आदि जैसे संबंधों का अध्ययन हम लोगों ने क्लास 11 में कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वो हो सकता है कि आपके स्कूल में ना लिखाए हो, मतलब ना पढ़ाए हो, या हो सकता है कि जो आपका टीचर था उसने भी ना पढ़ाया हो, ठीक। तो कई कारण हो सकते हैं, और ज्यादातर लोग, और बहुत बहुत कारण ये भी हो सकता है कि आपने ध्यान से पढ़ा ही ना होगा, आपको कुछ याद ही ना हो, ठीक। हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ाया हो, ठीक। कई कारण हो सकते हैं, बट और ये भी होता है कि बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है, ठीक। तो और यहाँ पर देखो, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने क्लास 11 में कुछ नहीं पढ़ रखा है समुच्चय के बारे में, या फिर संबंध और फलन चैप्टर के बारे में कुछ आपने नहीं पढ़ रखा है, आपको ये भी नहीं पता है कि समुच्चय होता क्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जिंदगी में पहली बार सुना है कि समुच्चय क्या है, ठीक। इस अकॉर्डिंग यानी एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे, ताकि आपको जो क्लास 12 का जो संबंध और फलन है ये आपको समझ में आ जाए, ठीक। देखो सबसे पहले हम लोग समुच्चय समुच्चय समझते हैं, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। अब सेट का मतलब क्या होता है, सेट का ऐसे रियल रियल एग्जांपल समझिए। देखो जैसे कि जैसे कि मान लो आपके घर में जब आप पढ़ रहे होते हैं, ज्यादातर ये होता है, सब स्टूडेंट के साथ यही होता है ना, सब क्या करते हैं जब पढ़ने लगते हैं ना, अपने बैग से कॉपी किताब निकाल के इधर उधर छितरा देते हैं, मतलब ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, फिर उसके बाद निकालने के बाद बैग में नहीं भरते उसको, इधर पूरा जहां बैठते हैं, जैसे बेड पे बैठे हैं, खटिया पे बैठे हैं, या फिर कहीं पर हो सकते हैं, बैठे जहां पर बैठे होते हैं ना, वहां इधर उधर कॉपी छितरा देते हैं। अब घर वाले आते हैं, ये क्या मतलब छितरा रखे हो, चलो इसको इसको सेट करो, पूरा सेट करके इसको रखो पहले। तो वो सेट सेट का मतलब क्या होता है कि इन सभी जितने कॉपी आपकी किताब जो भी छितरे हुए हैं, इनको उठा के एक जगह, इनका एक ग्रुप बना के एक जगह एक कोने में रख दो, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। समझ लो नहीं समझ लो, यही होता है। जैसे कि अब वो किसी भी चीज का सेट हो सकता है, सेट का मतलब सीधा सीधा से मतलब है, सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक। इसका सीधा से मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक। किसी भी चीज के जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो सकता है, उसका जो समूह होता है उसी को हम लोग समुच्चय बोलते हैं, यानी उसी को हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक। वो कॉपी कॉपी जैसे कि मान लो आपके स्कूल में, आपके स्कूल नहीं, आपके क्लास में मान लो कि पूरे 100 लड़का है, ठीक। 100 लड़का में मान लेते हैं 40 लड़का ऐसे हैं जो पढ़ने में बड़ा तेज है, ठीक। और 60% लड़का, मतलब 60 लड़का है, 100 लड़का में, टोटल 100 लड़का है, अब इसमें से 40 लड़का ऐसे हैं जो बहुत तेज पढ़ने में, ठीक। और 60 लड़का ऐसे हैं जो पढ़ने में थोड़ा थोड़ा कम तेज है ना, कम पढ़ते हैं वो लोग, ठीक। तो
अब यहाँ पर हम जितने भी तेज वाले लड़का हैं उनको अलग अलग निकाल कर एक ग्रुप बना दें जितने पढ़ने वाले लड़का हैं, और एक हम लड़कों का ग्रुप बना दें जो कम पढ़ते हैं। ठीक, जितने भी कम लड़के पढ़ते हैं उन सबको एक साथ लेकर कह दें कि तुम लोग एक ग्रुप बना लो अलग, तुम लोग एक ग्रुप अलग बना लो। ठीक, तो देखो ये वाला जिसमें 40 लड़का अच्छे अच्छे होंगे तो ये हमारा एक सीट हमारा ये बन जाएगा, एक सीट हमारा ये बन जाएगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, तो यानी कि ये कौन से लड़कों का ग्रुप है, कौन से लड़कों का समुच्चय बन गया, यानी ग्रुप बन गया, सेट बन गया। तो ये है हम लोग बोलेंगे ए जो है वो तेज लड़कों के होने का समूह है यानी समुच्चय है। ठीक, और बी है कमजोर लड़कों के कमजोर छात्रों के होने का समुच्चय। ठीक, बी। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। तो समुच्चय का मतलब सीधा सा मतलब होता है ग्रुप होता है। ठीक, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 लिखा हो, यहाँ पर हम लिख दें 1 लिख दें 3 लिख दें, यहाँ पर लिख दें 5। यहाँ पर जितने भी यानी विषम संख्या है 1 लिख दें फिर 3 लिख दें और 5 भी विषम संख्या होता है। ठीक, इस तरीके से जितने भी विषम संख्या होती है, 7 होता है जैसे 9 होता है, इस तरीके से जितने भी हैं सभी विषम संख्या में एक जगह लिख दें। और जब लिख देंगे तो ये क्या बन गया, ये कैसे ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया हमारा विषम संख्याओं का ग्रुप बन गया। यानी कि ग्रुप बन गया और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो कहने का मतलब है ये कैसा समुच्चय है, इसको हम लोग ए बराबर मान लेते हैं। तो ये जो हमारा समुच्चय बन गया, ये बन गया है विषम संख्याओं का समुच्चय। क्या बन गया ये, विषम संख्याओं का समुच्चय। आई थिंक आप समुच्चय का मतलब समझ गए होंगे। ठीक, वो किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं कि विषम संख्या हो सकता है, इस तरह की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर जितने मतलब कि प्रकृति मतलब नेचुरल। ठीक, नेचुरल जितने भी नेचुरल नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं। ठीक, अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं इन सबको एक जितने भी इस दुनिया में एक से लेकर जितने भी, ठीक, उनको उठा के एक साथ एक क्रम में रख दें हम लोग, मतलब कि एक ग्रुप बना दें पूरा जितने भी नेचुरल नंबर है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ये नेचुरल, यानी वो जो ग्रुप बन गया इसको बोलेंगे हम लोग ये हमारे नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन गया। ठीक, ये समुच्चय होता है। अब समुच्चय जो होता है इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर लिखना है तो या तो ए बराबर लिखो या तो बी या तो सी, इसी तरीके से मतलब जब भी लिखना आपको कैपिटल लेटर में ही समुच्चय को लिखना है। ठीक, और यहाँ पर ये जो हमारा 3 है, या 1 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, यानी इसमें जो अलग अलग जो संख्याएं हैं, ठीक, जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्या उसमें जितने भी आप लिखोगे उस ग्रुप के अंदर जितने भी होंगे उनको हम लोग बोलेंगे अवयव। यानी कि ये जो 1 3 5 7 ये सब क्या है, अवयव है। ठीक, इस समुच्चय के अवयव हैं। ठीक, इसमें जितने भी वर्ड हैं इन सब का मतलब समझ लो, तब आपको समझ में आएगा। इनका मतलब समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लो। ठीक, जितने भी इसके अंदर हैं ये सब लोग हम लोग इनको बोलेंगे अवयव। ठीक, और इस पूरे को हम लोग बोलेंगे समुच्चय, और समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है या तो ए लिखना है। जैसे यहाँ पर एक ग्रुप ये बना ले, एक ग्रुप ये बना ले। ठीक, ये ए समुच्चय हो गया या बी समुच्चय हो गया, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर ए बी सी है, तो ये एक अलग समुच्चय हो गया, ये एक अलग समुच्चय हो गया। समझ रहे हो ना, ए में हम एबीसीडी के समुच्चय बना दिए, इसमें इसमें हम लोग गिनती के समुच्चय बना दिए, इसमें एबीसीडी के समुच्चय बना दिया। ठीक, इसी तरीके से बोल सकता है जितने भी देखो, जैसे इंग्लिश में वावेल वावेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, जितने भी वावेल होते हैं उनको उठा के एक ग्रुप बना दें, एक ग्रुप में यानी इकट्ठा ला के रख दें, तो ये क्या बन गया हमारा, अंग्रेजी के स्वरों का, यानी अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय बन गया। इसको हम लोग ए बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो ये बन गया हमारा अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय या फिर वावेल का समुच्चय। ठीक, ये होता है, इसी तरीके से समुच्चय होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि समुच्चय है ना, समुच्चय जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का यानी ए ई आई ओ यू, ठीक, ये सब क्या होते हैं, इस तरीके से हम लोग सबको इकट्ठा रख दें तो ये हमारा एक समुच्चय बन जाता है। ठीक, इस तरीके से बोल सकता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, एन 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 फॉर नेचुरल। ठीक, आर फॉर वास्तविक, वास्तविक संख्याएं होती हैं जितने भी हैं दुनिया में, कोई भी नंबर है, चाहे वो परमेय संख्या हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो वो सब रियल है, सब रियल नंबर है। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, यानी कि आर बराबर जितनी भी वास्तविक संख्या है सब संख्या को उठा के रख दो, वो रियल नंबर का समुच्चय बन गया। ठीक,
आई थिंक समझ पा रहे हैं। इस तरीके से बोल सकता है कि सभी सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जो 7 से छोटे हैं, इसका मतलब देखो समझो। ऐसे भी बोल सकता है, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं और यहाँ पर कुछ अब और समझते हैं। देखो ऐसे बोल सकता है, जैसे कि बोल दिया यहाँ पर कि जितनी भी सम संख्याओं का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि सभी सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, जितने भी सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। एक तो सम, सम का मतलब होता है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक। तो सभी जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसी तरीके से और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया जो 7 से छोटा हो, ठीक। जो 7 से छोटा हो, तो 7 से छोटा तक में जितने भी सम पूर्णांक हैं उनको लिख लो। तो ये हो गया। इस तरीके से ये हमारा हो गया समुच्चय, ठीक। ये हमारा एक समुच्चय हो गया। अब यहाँ पर अभी तो यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है, ठीक। अभी तो हम लोगों ने समझा कि समुच्चय होता क्या क्या है, ठीक। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो समुच्चय होता है इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिखेंगे। इसमें लिखने का भी तरीका थोड़ा अलग टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि जो जो मर्जी जाके लिख दो, ठीक। चलो इसको लिखने का तरीका देखो, इसके लिखने का जो तरीका होता है वो दो तरीके हैं। एक तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में, ठीक। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक। समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, या तो रोस्टर रूप में लिखो या तो फिर समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब जैसे कि सेट का मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर का, जैसे मान लिया हम नेचुरल नंबर के जितने नेचुरल नंबर हैं उनका एक समुच्चय ले लें, ठीक। जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, सब नेचुरल नंबर होते हैं। ये जो आपने उथल-पुथल के यहाँ पर मान लो लिख दिया है, ठीक। अब इसको सेट कैसे, इसका सेट कैसे बनाओगे, कैसे इसको लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक। तो रोस्टर रूप में लिखने का मतलब होता है कि ये जो सभी हैं, ये जो पूरे जितने अवयव हैं नेचुरल नंबर के, इनको क्या कर दो, एक मंझले ब्रैकेट के अंदर रख दो, ठीक। मंझला ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद सभी अवयव को एक क्रम से लिख सकते हो। क्रम से भी लिखो, इसमें रोस्टर रूप में 3 को आगे लिख सकते हो, 2 को पीछे लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी तरीके से सभी, ठीक। इन सबको एक मंझले ब्रैकेट के अंदर रख दो। अब इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 3 4 को, ऐसा नहीं कि 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया। इनका क्रम रोस्टर रूप में जो समुच्चय लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनका क्रम जरूरी है, ठीक। तो आप उसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हो और ऐसे क्रम से भी लिख सकते हो, ठीक। ये हमारा रोस्टर रूप में होता है। अगर इनको हम लोग, यही नेचुरल नंबर हैं, इनको हम लोग एक मंझले ब्रैकेट के अंदर एक क्रम से रख दें तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप में, ठीक। तो रोस्टर रूप में इनके अवयव के रूप में हम लोग लिख देते हैं, एक मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयव के रूप में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग रोस्टर रूप बोलते हैं। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है रोस्टर रूप, ठीक। रोस्टर रूप में लिखा है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय को रोस्टर रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, ए ई आई ओ यू लिखते हैं, ठीक। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा रोस्टर रूप में तो कैसे लिखेंगे, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो विषम वाली संख्या कितना, 1 3 5 7 9 डैश 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 करके इसको मंझला ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक। एक चीज और याद रखना है कि रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को हमें दोबारा नहीं लिखना है, अर्थात प्रत्येक अवयव एक दूसरे अवयव से भिन्न होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, कभी भी आप रोस्टर रूप में जब जब भी लिखो तो इनको चाहे जैसे लिख सकते हो, आगे पीछे इनको लिख सकते हो, इनका क्रम मान लो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर एक बार लिख दिए तो रोस्टर रूप में दोबारा उस संख्या को नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो स्कूल है, स्कूल, ठीक है, हमारा स्कूल की स्पेलिंग हो गया। अब आपसे हम कहते हैं कि इस स्कूल के जो स्पेलिंग है, स्कूल में जो स्पेलिंग है, इन सब का एक समुच्चय लिखो, रोस्टर रूप में समुच्चय लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसमें जितने भी स्पेलिंग है, एस लिखोगे, एक सी लिखोगे, एक एच लिखोगे, यहाँ पर एक ओ लिखोगे, फिर से एक ओ आ गया, लिख दे इसको, नहीं लिख सकते ना, एक ही बार लिखना है, ठीक। तो इसको एक मंझले ब्रैकेट में रख देंगे, हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में स्कूल शब्द का जितने भी इसमें अक्षर है, हमारे लेटर हैं, सभी लेटर का समुच्चय रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, ठीक। इस तरीके से याद रखना, कोई भी वर्ड इसमें दोबारा नहीं लिखना, बस इतना याद रखना, ठीक।
तो ये होता है हमारा इसमें। और इसमें क्रम जैसे 1 2 3 लिखे हो, ठीक? तो इसको 3 2 1 ऐसे करके लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक? तो रोस्टर रूप में आप ऐसे करके लिख सकते हो। अब इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों में ही लिखना है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, है ना? ऐसे करके। और समुच्चय के जो अवयव होते हैं, वो हमेशा छोटे लेटर में ही लिखना है, ठीक? अवयव का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ये सब जो अवयव हैं, ठीक? ये अवयव हमेशा छोटे लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन समुच्चय जो होता है उसको हम लोग बड़े लेटर में लिखते हैं, जैसे ए बराबर, एन बराबर, आर बराबर ऐसे करके लिखना, ठीक? आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक? बहुत बढ़िया है समुच्चय निर्माण रूप, बहुत अच्छा चीज आप लोग सीखने जा रहे हो, ठीक? बस समुच्चय निर्माण रूप समझ गए तो फिर मजा आ जाएगा फिर समझने में, ठीक? देखो, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया, जैसे कि मान लो हमने एक समुच्चय ले लिया ए बराबर, ठीक? इस प्रकार से ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया और 9 ले लिया, 16 ले लिया, यानी जितने भी वर्ग होते हैं सबको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक? मान लो 16 तक हमने लिख लिया, ठीक? लिख दिया। तो इसको इसको आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में जब भी लिखना है, तो ये तो हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ठीक? इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखना है इस समुच्चय को, तो ऐसे लिखो कि एक फार्मूला बना दो, ठीक? इन सबका फार्मूला बना डालो। देखो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ए बराबर हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज और समझना है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो यक्स और यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर हमने यक्स लिख दिया, ठीक? इसका मतलब यहाँ पर जो समुच्चय, वैसे तो इसका ये सेमी कॉलन का चिन्ह है, लेकिन इसको जो समुच्चय में हम लोग संबंध और फलन में जब चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ा जाता है सच दैट, ठीक? क्या पढ़ना है हमें? सच दैट पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? यक्स सच दैट यक्स, ठीक? समझ गए ना? ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर हमें इसका एक फार्मूला बना लेना है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर और भी ले लेते हैं, जितने भी होते हैं सबको ले लो, ठीक? इस तरीके से 25, 25 के बाद इसी तरीके से 36 आएगा ना? इस तरीके से जितने भी वर्ग हैं जिनका वर्ग बन सकता है, जो एक एक पूर्णांक यानी पूर्ण वर्ग है, उनको उन सबको हमें लिख देना है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको 2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो हम लोग? 4 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 6 का स्क्वायर। इस तरीके से डैश 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 जितने भी होंगे सब होंगे, ठीक? चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें जितने भी अवयव हैं, एक ये अवयव है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, यहाँ पर जितने भी अवयव हैं हमें इनको यक्स मान लेना है। हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरे यक्स हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि पूरा यक्स है, उसके बाद हमें सच दैट लगाना है, ठीक? अब ये मुझे बताओ कि अगर ये भी यक्स है, 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 ये सब यक्स हैं, तो अगर मान लो मैंने यक्स के स्थान पर 4 रख दिया, तो फिर क्या सबके सब अवयव फिर 4 4 4 4 4 4 हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर सब अवयव 4 4 नहीं है, तो इसका मतलब इस यक्स को इसको ऐसा बना देना है कि अगर हम लोग यहाँ पर उनका वैल्यू रखें तो यहाँ पर ये जैसे लिखे हैं वैसे ही मिल जाए। कैसे? इसके जो यहाँ पर जो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक? ये जो बेस है इन सब का, इसको हम लोग n मान लेते हैं, यानी कि जगह नहीं है तो जस्ट वन सेकंड। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? इसको हमें क्या करना है, इस अवयव को जब भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमें एक मंझला ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद हमें इन सभी अवयव को हमें ये मान चलना है कि ये एक्स है, ठीक? उसके बाद सच दैट लगाना है, उसके बाद हमें इसको एक पैटर्न ऐसा बना देना है ताकि जब भी हम उसका वैल्यू रखें अगर, तो हमें ये सब जैसे 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 यहाँ पर अवयव हमारे दिए गए हैं समुच्चय में, वो वैसे वैसे मिल जाए, ठीक? तो अगर हम लोग इन सबको जितने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, इन सबको हम लोग n मान लेते हैं, तो यानी यक्स बराबर हम लोग इसको n मान लेते हैं, इनमें जो स्क्वायर लगा है इसमें हम लोग स्क्वायर रख देते हैं, ठीक? तो अब यहाँ पर हमें इसको बता देना है कि n के स्थान पर आपको रखना क्या क्या है, ठीक? ऐसा थोड़ी ना कुछ भी रख सकते हो, जैसे जीरो भी रख दोगे तो यहाँ पर n का यानी जीरो रख दोगे तो जीरो आ जाएगा। क्या जीरो यहाँ पर मिल रहा है इस समुच्चय में? नहीं मिल रहा ना, तो हमें बताना है कि इस n की वैल्यू क्या रखना है आपको, ठीक? तो n की वैल्यू आप चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 6 रखो, इस तरीके से कोई भी संख्या रखोगे तो ये जो हमारा समुच्चय दिया गया है ये सभी समुच्चय मिलते चले जाएंगे, ठीक?
तो ये सब हमें क्या, अगर जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक। यानी कि n के स्थान पर, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग मिटा देते हैं अब। यानी n के स्थान पर कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर रखोगे तो यहाँ पर ये जो हमारा समुच्चय दिया गया है ये समुच्चय मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर इसको बोल दिए कि n के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो। ये जो ई की तरह साइन बना है ना, ई जो ई की तरह बना है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू, ठीक। यानी कि n बिलोंग टू n, तो n यानी छोटा n बिलोंग टू n, ठीक। तो n का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिलोंग टू है ना, इसको बराबर समझ सकते हो, ठीक। n बराबर n ऐसे मान सकते हो कि बराबर है, ठीक। इसका मतलब हुआ कि n के स्थान पर, ये वाले n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब हुआ कि n के स्थान पर n का मतलब हुआ कि n के स्थान पर आप चाहे 1 रखो, 2 3 रखो, 4 5 रखो, रखते चले जाओगे तो आपको ये जो समुच्चय है वो मिलता चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है समुच्चय निर्माण रूप में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ समुच्चय को समझने के लिए, यानी संबंध और फलन के जो क्वेश्चन आएंगे उनको समझने के लिए, ठीक। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक, ठीक। जो जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर इसी, आई थिंक आप लिख ले जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से मान लो कि हम लोगों ने, मान लो कि यहाँ पर, अच्छा इसी सवाल को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। एक समुच्चय हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है 1 4, उसके बाद क्या है 9 है ना, 16 है, मान लो 16 तक दिया गया है, ठीक। ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम बोलते हैं कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे, ए लिखोगे बराबर जितने भी अवयव हैं इनको मान चलते हैं यक्स, तो यक्स यक्स सच दैट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यक्स की वैल्यू, कि यानी यक्स के स्थान पर क्या रखोगे, तो एच के स्थान पर अगर हम लोग, सॉरी यक्स के स्थान पर अगर हम लोग एन का स्क्वायर रखें तो हमें ये सभी सब मिलते चले जाएंगे, ठीक। अब इस n के स्थान पर रखोगे क्या, n के स्थान पर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये सब मिलते चले जाएंगे, सब तो मिलते चले जाएंगे नेचुरल नंबर। आज चलो अच्छा यहाँ पर हम लोग रख के चेक करते हैं, देखते हैं आता कि नहीं आता, ठीक। चलो मान लो नेचुरल नंबर हमने 5 रख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा n के स्थान 5 रख दिया, नेचुरल नंबर 5 भी की तो नेचुरल नंबर है, स्क्वायर लगा देंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब ये बताओ क्या 25 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस समुच्चय में जो समुच्चय दिया गया है क्या इसमें 25 दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा 25। तो हम कैसे ले सकते हैं, इसका मतलब हमारा समुच्चय निर्माण अभी भी अधूरा है, अभी इसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, यानी पूरी जानकारी भी नहीं मिला है। कैसे देंगे पूरी जानकारी, अभी हम लोग यहाँ पर अब और बताएंगे, क्या बताएंगे कि भैया यहाँ पर n के स्थान पर नेचुरल नंबर तो कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, लेकिन इस n का वैल्यू जो रखना है आपको, वो यहाँ पर आपको 4 के या तो बराबर रखना है या 4 से छोटा रखना है, ठीक। तो ये चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले रख के चेक कर लेते हैं कि n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हाँ जी मिल जाएगा 1, ठीक। n के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो n का स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा n बना। उसके बाद मान लो n के स्थान पर हमने 4 रखा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, मिल जाएगा। n के स्थान पर अगर हमने 5 रखा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, 25 तो इसमें नहीं मिल रहा है जो हमारा समुच्चय दिया गया है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू जो रखना है वो आपको 4 तक ही रखना है, 5 रखोगे तो ये जो समुच्चय हमारा है ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें n बराबर 5 हम नहीं रख सकते, है ना, बस 4 तक रख सकते हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक। तो देखो, यानी इसका मतलब हम लोग n बराबर 5 नहीं रख सकते, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि n का वैल्यू या तो 1 के बराबर रखो, 1 से बड़ा रखो, या फिर 4 के बराबर रखो, या 4 से छोटा रखो, या फिर 4 से छोटा, तो छोटा वाला चिन्ह बना देते हैं, जस्ट वन सेकेंड, या तो फिर 4 से छोटा रखो, ठीक, समझ गए। ये इस तरीके से हम लोग बता देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा n का वैल्यू या तो 1 के बराबर रखना है या तो फिर 1 से बड़ा रखना है n का वैल्यू, ठीक। और इस चिन्ह से पता चलता है कि या तो 4 के बराबर रखो, नीचे वाले से पता चलता है या तो 4 के बराबर रखो या फिर 4 से छोटा रखो। देखो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, इधर मान लो हमने n का वैल्यू रख दिया n,
ठीक, इसका मतलब क्या होगा, 4 बड़ा है, n छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है, ये वाला मुंह जिसकी तरफ खुला है वो बड़ा है, यानी 4 बड़ा है, n क्या है, छोटा है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये वाला समुच्चय को यहाँ पर जो हमारा लिखा है समुच्चय 1 4 9 16, इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग इस तरीके से पूरा लिखेंगे। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। इसका मतलब होता है कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में कॉमन गुणधर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 और 6 9 12 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 लिखा है, उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, फिर 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कहते हैं ना कि इनमें क्या होता है, समुच्चय निर्माण के सभी अवयव क्या होते हैं, इनमें कॉमन गुणधर्म होता है। इसमें 3 कॉमा, इसमें 3 कॉमा, 3 कॉमा, 3 कॉमा, 3 कॉमा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3, पहला वाला हमारा कितना है, 3 गुणे 1 है, फिर दूसरा कितना है, 3 गुणे 2 है, तीसरा कितना, 3 गुणे 3 है, चौथा कितना है, 3 गुणे 4 है। तो सब में 3 3 हो गया, इसमें 1 है, पीछे फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी कि हम लोग इसके स्थान पर n रख देंगे। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, यक्स सच दैट यक्स, और बराबर में बराबर में यहाँ पर अब n का वैल्यू बता देना, n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इसका मतलब n के स्थान पर नेचुरल नंबर रखना है। ठीक, नेचुरल नंबर तो रखना है, लेकिन आपको 4 के बाहर नहीं लिखना है। ठीक, तो यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 के तो बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक, इस n का वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक, जैसे कि अभी हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देखे थे, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल है, तो ऐसे ही आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है। ठीक, तो इन सब का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी समुच्चय देखना है तो घड़ा नहीं जाना है, समझ जाना है कि भैया अच्छा ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। चलो, इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो अगर आपको यहाँ पर इसको रोस्टर रूप में लिखना है, चलो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जिनको आपको समुच्चय निर्माण में लिखकर चलो हम आपको दे दे रहे हैं, आपको चेंज करना है यहाँ पर रोस्टर रूप में। फिर रोस्टर रूप में चलो प्रैक्टिस करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ये समुच्चय वाला पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग उप समुच्चय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे संबंध और फलन में स्वातुल्य क्या होते हैं, सम्मित क्या होते हैं, ठीक, और संक्रामक क्या होते हैं, तुल्यता संबंध क्या होते हैं। ये सब पूरी जितनी बेसिक चीजें हैं आज हम लोग समझ लेते हैं, जितने भी डाउट हैं पूरे क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग, अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को एकदम भौकाल में सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो, यहाँ पर समझते, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। चलो, इनको रोस्टर रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या जरूरी होता है, मंझला ब्रैकेट बनाओ। उसके बाद अब हमें, चलो इसको पहले हम लोग लिखते हैं ना, चलो इसको लगाते हैं, पहले दूसरा लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर पहला लगाएंगे। ठीक, चलो, पहला हमारा है ए बराबर में रोस्टर रूप में लिखने जा रहे हैं, तो पहले इसको हम लोग अलग से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स बराबर में 0 मान लेते हैं। ठीक, पहले तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर जाएगा हमारा एक्स एक्स माइनस 1, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि यक्स के कितने वैल्यू गए, यक्स बराबर 0 भी है, एक्स बराबर 1 भी है, माइनस 1 भी है। ठीक, तो यहाँ पर रोस्टर रूप में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0 आ गया, यानी यक्स के स्थान पर, मतलब ये यक्स जो है हमारा ये अवयव है। ठीक, यक्स के स्थान पर क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक, ये हमारा यक्स यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारा अवयव लिखा जाता है। ठीक, अवयव होता है, और यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, मतलब इसके बारे में होता है कि यक्स को, यानी यक्स के वैल्यू क्या क्या पाओगे वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, मतलब इसी यक्स के बारे में और डिटेल से यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, समझ रहे हो ना, तो ये पहला जो हमारा अवयव होता है, यानी यक्स का वैल्यू आ गया, मतलब कि, और यहाँ पर रोस्टर रूप में जो लिखा जाता है
समुच्चय जो है उसके बराबर लिख दो मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद जितने भी अवयव है सभी अवयवों को लिख दो। ठीक, तो यक्स बराबर जो भी आए वो सभी हमारे अवयव आ गए, तो हम लोग लिख देंगे कितना आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया। ठीक, इसमें आगे पीछे इसको लिख सकते हो। ठीक, हो गया, बस हो गया, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं अब, है ना, वो तो हो गया। ओह, इसको देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर इसको हम लोग पहले ना गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0 कर देंगे, यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 2 5, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6, तो यक्स यानी यक्स प्लस में 3, यक्स प्लस में 2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर जाएगा यक्स बराबर -3 आ गया, यक्स बराबर -2 आ गया। ठीक, यानी कि हमारे जो अवयव हो गया कितने हो गए, -3 -2 हो गया। ठीक, तो बस हो गया, समुच्चय रोचक रूप में हो गया, ऐसे ही लिखना है। ठीक, ये जो वैल्यू आ गए वो हमारे सभी अवयव हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा ना यक्स, और यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो सच दैट के जो पहले लिखा होता है ये हमारा अवयव लिखा होता है। ठीक, और यहाँ पर जो अवयव दिया गया है ये यक्स कमा वाई, यानी कि ये क्रमित युग्म में दिया गया है। अब क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित क्रमित युग्म। ठीक, क्रमित युग्म का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है क्रमित, क्रमित मतलब जो एक क्रम में, एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो लोग जब हो। ठीक, क्रम का मतलब होता है क्रम से, जब कोई चीज जोड़ा में लिखा हो, एक क्रम से लिखा हो, तो उसको हम लोग क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक, जैसे 2 4 लिखा है तो ये क्रमित युग्म लिखा है, यानी 2 और 4 का क्रमित युग्म है। ठीक, आप इस क्रमित युग्म को आप 4 2 नहीं लिख सकते। ठीक, ऐसे नहीं, इसमें क्रम का बहुत महत्व होता है। ठीक, याद रखना, 2 4 लिखा है तो ये मत समझ लेना कि 2 4 है तो इसको हम 4 2 लिख सकते हैं, गलत। क्रमित युग्म में कोई चीज अगर लिखा है तो इसका मतलब वो क्रम से लिखा गया, तो वो वैसे ही क्रम में उसको रखना है। ठीक, अगर उसका क्रम जैसे चेंज करोगे वैसे ही उसका क्रमित युग्म गड़बड़ा जाएगा, यानी आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्रमित युग्म का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस यही होता है कि इनको एक क्रम से रखो, बस इनका क्रम चेंज मत करो। ठीक, तो यहाँ पर इसके जो अवयव लिखे हैं वो क्रमित युग्म में लिखे गए हैं अवयव। ठीक, और ये यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि इस क्रमित युग्म के स्थान पर आपको मतलब x और y की वैल्यू दिया गया है कि x और y की वैल्यू आपको रखना क्या है। ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर x कामा जो y है ये बिलोंग टू r। ठीक, r करता है, तो यानी कि x और y के स्थान पर कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x बराबर y हो जाएगा। ठीक, ये जो एग्जांपल है मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक, देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये लिखा है हमारा ये लिखा है, और अगर x की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर, x का जो वैल्यू है हो जाएगा y बटा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या है हमारा 3x है। ठीक, चलो अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पर y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर हम लोग x स्थान पर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 रख देते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर इसका काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूना 6। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 12। ठीक, अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से ये डैश 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 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मतलब जो अवयव हमें क्रम के रूप में लिखना है, यानी x को भी लिखना है y को भी लिखना है। ठीक, तो इतना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, तो एक अवयव ये हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए हैं यानी। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2 6 हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू रखते जाना। ठीक, इसी तरीके से हमारे हो जाएंगे, इसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर 3 रखने पर 9 आ गया तो 9 हो गया, इसी तरीके से डैश 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 करके लिख देना। ठीक, तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप में, तो इस तरीके से रोस्टर रूप में लिखा जाता है। आई थिंक आप लोग अगर कहीं पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है तो रोस्टर रूप में लिख लेंगे। ठीक, रोस्टर रूप में इसलिए समझा दिया कि रोस्टर में लिखने में सिखा दिया ताकि जब सवाल सॉल्व करने में मजा आ जाए। ठीक, रोस्टर रूप में अवयव हो जाए, फटाक से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आगे समझा देंगे। ठीक, अभी बता रहे हैं जस्ट वन सेकंड, 2 3 क्वेश्चन अभी समझाएंगे ना, स्वातुल स्वातुल सममित। और एक चीज बता दूं
तो क्लास 12 में जो है संबंध और चैप्टर में जितना मैंने सिर्फ और इसमें या तो स्वातुल पूछा जाएगा, या तो आपसे सम्मित पूछा जाएगा, संक्रामक, या तो फिर आपसे कहेगा कि तुल्यता संबंध बताओ, ठीक। बस इतना ही बताएगा, बस इन्हीं चीज को आपको समझ लेना है। स्वातुल समझना है, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध क्या है, कैसे है, बस इतना समझ लिए तो आपका संबंध में पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ समुच्चय निर्माण रूप में, मतलब इनको लिखना है हमें, रोस्टर रूप में लिख दिए गए हैं, इनके हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इनको, ठीक। चलो कैसे लिखेंगे, देखो ये पहला, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। सीधा इसको लिख दो फटाक से। ये कितना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, 1 का स्क्वायर, ये हमारा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, डैट 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 डैश। तो इन सबको हम लोग पूरा यक्स मान लेते हैं कि जितने भी अवयव हैं यक्स हैं, उसके बाद सच दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद इन सब के स्थान, इन सबको हम लोग एन मान लेते हैं नीचे वालों को। तो यक्स बराबर, यानी यक्स का वैल्यू क्या रखोगे वो चीज बता दो। तो वो चीज हमें एन स्क्वायर रखना है, और एन के स्थान पर कौन कौन सी वैल्यू रखना है तभी मिलेगा। कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, है ना, तो मिल जाएगा खटाक से। तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें भी वैसे ही है, ठीक। तो यहाँ पर हमें यक्स लिखना है, सच दैट लिखना है, और यक्स के स्थान क्या लिखना है, हमें एन स्क्वायर लिखना है। एन का वैल्यू क्या रखना है, कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, लेकिन एन का वैल्यू यहाँ पर आपको, या तो एन का वैल्यू जस्ट यहाँ पर एन का वैल्यू डिफाइन कर देना है। ये पता नहीं कलर इसका क्यों चेंज हो जाता है, चलो इसको हम लोग चेंज हो गया तो हो गया, हो जाने दो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एन, है ना। एन का वैल्यू यहाँ पर हमें डिफाइन कर देना, ठीक। तो एन का वैल्यू आप या तो 1 के बराबर रख सकते हो, या तो 1 से बड़ा रखना है, ठीक। और 4 के या तो बराबर रखना है, या फिर 4 से छोटा रखना है, ठीक। तो ये हो गया, क्योंकि 1 के बराबर रखो या तो भी 4 से छोटा रखो, तभी आपको ये समुच्चय पूरा इतना मिलेगा, ठीक। और इसमें तो डैट 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 डैश यानी कोई भी है, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे सब वैल्यू मिलते चले जाएंगे, ठीक। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, चलो ठीक है। ये तो हमारा क्लास 11 का सिलेबस था ना। क्लास 11 में आपने ये सब पढ़ा होगा, फिर भी मैंने आपको ये समझ के करा दिया कि आई थिंक आपको नहीं पता है कुछ भी, ठीक। अगर जिसको नहीं पता है तो उसको भी मौका मिल जाए समझने का, और वो भी अच्छे से समझ ले, ठीक। आई थिंक मैंने पूरी कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की, समुच्चय होता क्या है, उसके बारे में कैसे लिखना है, सब कुछ बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक समझ लेते हैं उप समुच्चय क्या होता है, ठीक। इसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि स्वातुल, सम्मित और संक्रामक क्या होते हैं, ठीक। उप समुच्चय यानी इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, सबसेट। अच्छा इसका मतलब समझो, देखो आपने राष्ट्रपति का नाम सुना है, राष्ट्रपति सुना होगा, सबने सुना होगा ना। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का हमारा पति होता है, ठीक। सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है ना, पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र में। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जो नीचे होता है, राष्ट्रपति से जो नीचे होता है, एक जो पति और होता है इससे जो नीचे वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति। इसी चीज को रिलेट करो, ये तो हमारा मतलब ऐसे रियल लाइफ का एग्जांपल हुआ। इसी चीज को रिलेट करो यहाँ समुच्चय से, ठीक। अभी हमने पढ़ा समुच्चय, इसी तरीके से, एकदम इसी तरीके से ये समझो, ये हमारा समुच्चय है, ठीक। और इस समुच्चय से जो नीचे, इसके जो अंडर में होता है, वो कौन होता है, उप समुच्चय होता है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो पूरा समझ जाओगे उप समुच्चय होता क्या, एकदम एकदम सेम रिलेट करके समझो इसको, ठीक। राष्ट्रपति समुच्चय मतलब राष्ट्रपति है, और यानी उप समुच्चय को हम लोग उपराष्ट्रपति समझते हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर ये क्या होता है, उप समुच्चय का मतलब होता है अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए जो होगा वो बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक। और इसको इसको हम लोग इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझ चुके हैं ना, अब हम इसको मैथ के लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दी जाए, जस्ट वन सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो जैसे कि मान लो ए, एक समुच्चय ए दे दिया गया है, एक समुच्चय बी दे दिया गया है, ठीक। दो समुच्चय आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे कहा जाए कि समुच्चय ए में हमारे अवयव 1, 2 और मान लो यहाँ पर 3 है, और समुच्चय बी में मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
इस प्रकार से दे दिया जाए, तो अगर ए के जितने भी अवयव हैं, अगर बी में वो उपस्थित हैं, मतलब जो ए के अवयव हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 ये ए के भी अवयव हैं और 1 2 3 ये देखो बी के भी अवयव हैं, ठीक। अगर इस प्रकार का सिचुएशन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक। देखो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि यदि यानी कि यदि समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए, ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, ठीक। ऐसे उल्टा उल्टा कैसे समझो, यू यू की जगह ना, इसको हम लोग उपसमुच्चय चिन्ह, तो यानी ए उपसमुच्चय है बी का। ऐसे सिंपल इसको हम लोग देते हैं, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में अगर होते हैं, यानी समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव होते हैं, मतलब दोनों मैच करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ए उपसमुच्चय बी का, ठीक। इसके प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए होगा हमारा बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंडर में होता है, जो उसके अंडर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के अंडर में होता है। तो जो अंडर में हो, मतलब जो छोटा हो, उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उपसमुच्चय चिन्ह लगाएंगे, फिर जो बड़ा हो, जो बड़ा हो उसको हम लोग फिर ऐसे लगाते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर छोटा हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा छोटा ए है, ए उपसमुच्चय, बड़ा क्या है बी है, तो बी उपसमुच्चय, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको मतलब लिखते हैं ऐसे, मैं आपको ऐसे मतलब ऐसे ट्रिक बता दे समझ, ठीक। ठीक है, उपसमुच्चय आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल आप विद्यार्थी वाला मान सकते हैं, जैसे यक्स बराबर इतने विद्यार्थी हैं, सभी विद्यालय स्कूल के विद्यार्थी हो गए, और एक समुच्चय मान लीजिए कि आपके कक्षा के सभी विद्यार्थी हो गए, ठीक। तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट में ही तो आपकी कक्षा के स्टूडेंट माने जाएंगे, आपकी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो माने जाएंगे, ठीक। तो यानी इसमें उसके मतलब इनमें जो है, इसमें भी इसके सभी अवयव मिलते हैं, ठीक। इसमें जितने भी अवयव हैं ये समुच्चय बी में या एक्स में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी हमारा उपसमुच्चय होगा, ठीक। इस प्रकार का जब सिचुएशन हो, जब ए के प्रत्येक अवयव बी में मिल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका उपसमुच्चय है, ठीक। आई थिंक आप समझ गए। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं अब ये तो हमारा उपसमुच्चय था, ये सब तो पूरा हमारा क्लास 11 का बात है, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके थे वही था, ठीक। अब हम लोग क्लास 12 का सिलेबस शुरू करते हैं, संबंध और फलन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मेरा बहुत बेसिक था, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं संबंध और फलन, ठीक। सबसे पहले समझते हैं संबंध को। समझने से पहले पहले हम लोग संबंध पढ़ेंगे, फिर फलन के बारे में, ठीक। तो इसमें हम आपको सिर्फ संबंध के बारे में बताएंगे, संबंध क्या होता है, उसके बाद फलन के लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें संबंध, संबंध यानी संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन समझने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये कार्तीय गुणन क्या होता है, ठीक। कार्तीय गुणन, देखो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा एक समुच्चय 1 2 3 दिया गया है, ठीक। दूसरा हमारा समुच्चय बी दिया गया है, जो कि ए बी सी दिया गया है, ठीक। अब आपसे कहते हैं कि इसका कार्तीय गुणन निकालो, तो इसका कार्तीय गुणन कैसे निकालोगे, ठीक। तो इसको हम लोग, कार्तीय गुणन का मतलब होता है जैसे ए क्रॉस बी, इसको हम यहाँ पर क्रॉस बोलेंगे बार बार, क्योंकि बार बार कार्तीय गुणन है ना, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से इसको क्रॉस बोल देंगे, ठीक। तो जब भी क्रॉस बोले समझ आना कार्तीय गुणन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर जो गुणन होता है, जो गुणा होता है, उसको हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में हम लोग उसको कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक। तो ये ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका है कि इसको एक बार बी के साथ ले लो, पहले यहाँ पर मंझला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर इनको कृमित युग्म में लिखना है। कृमित युग्म का मतलब क्या होता है, कृमित युग्म का मतलब समझ रहे हो ना, वहां पर अभी यहाँ पर बताया था, युग्म का मतलब अभी बताया ना। कृमित युग्म का मतलब होता है कि जैसे अगर यक्स कामा वाई लिखा है, तो आप इसको वाई कामा यक्स नहीं लिख सकते, इनका जो क्रम निर्धारित कर दिया गया है वही लिखना है, ठीक। कृमित युग्म का मतलब होता है, तो यानी इनको कृमित युग्म के रूप में लिख लेना है, यानी कि एक कामा यानी 1 कामा ए, और दूसरा हमारा बन जाएगा, फिर एक को बी के साथ ले लेना है इस तरीके से, फिर एक बार ए को सी के साथ लेना, फिर इस तरीके से बी को ए के साथ लेना है, ठीक, कामा, उसके बाद फिर 2 को बी के साथ, फिर 2 को सी के साथ, इस तरीके से 3 को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ठीक। तो जाएगा 3 कामा ए, 3 कामा बी, ठीक, और 3 कामा सी।
इस तरीके से कृमित युग्म हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो ये हमारा कृमित युग्म होता है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर एक मतलब कि कार्तिक गुणन निकालते हैं। तो एक क्रॉस बी, ऐसे यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर बोल दिया जाए बी क्रॉस ए निकालो, तो फिर आपको क्या करना है, इसको यानी ए वाले को, इसके जो अवयव हैं इनको पहले लिखना है। यानी कि ए को एक के साथ, फिर ए को बी के साथ, मतलब टू के साथ है, फिर ए को थ्री के साथ, ऐसे लिखेंगे, ठीक। ऐसे ए कामा वन हो जाएगा, ए कामा टू हो जाएगा, ए कामा थ्री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर बी को एक मतलब एक के साथ लेना है, बी को फिर दो के साथ लेना है, बी को फिर थ्री के साथ लेना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सी को वन के साथ लेना है, सी को टू के साथ लेना है, सी को थ्री के साथ लेना है, ठीक। इसी तरीके से लिखना है, ठीक। तो वी क्रॉस ए अलग होता है, ए क्रॉस बी वो अलग होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, ये इनका जो संख्या होता है, इनके जो नंबर हैं वो बराबर हो सकते हैं, ठीक। इनके जो अवयव आए हैं ए वी क्रॉस ए का जो अवयव आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इनके जो अंदर जो कृमित युग्म में जो अवयव लिखे होते हैं वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बराबर तो हो सकता है, लेकिन कभी भी ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक। याद रखना, ठीक, ये चीज। नंबर ऑफ ये निकल सकता है। अगर हमें यहाँ पर निकालना हो, जस्ट वन सेकंड, हम लोग एक स्लाइड और ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ले लेते हैं, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग ले आए। यहाँ पर हम लोग क्या बताने जा रहे थे, देखो ये देखो जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो कि एक सेट ए दे दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर एक दो, यहाँ पर तीन दे दिया गया है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है ए बी सी दे दिया गया है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ए क्रॉस बी निकालो, तो इसको तो हम लोगों ने निकाल कर भी बता दिया, ठीक। अगर हमें कोई पूछ ले कि ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने अवयव बनेंगे, ठीक, अगर इनकी संख्या पूछ लिया जाए कि कितने अवयव यहाँ पर बनेंगे, तो ये इसमें देख लो कि जो समुच्चय ए दिया गया है उसमें कितने अवयव हैं। जैसे कि मान लो समुच्चय ए में एक दो तीन, तीन अवयव हैं तो तीन लिख दो, उसके बाद गुणा लगा दो, और यहाँ पर इसमें कितने अवयव हैं, यहाँ पर इनकी संख्या निकालना, ठीक। तो संख्या निकालना, तो इसको हम लोग अब, ठीक, मान लो इनकी संख्या निकालना, संख्या बताना हो, ठीक, कि इसमें कितने अवयव बनेंगे। तो यहाँ पर कितने, यानी फिर देख लेना है आपको कि ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं, ठीक। उनकी संख्या को आपस में गुणा कर देना है, तो पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने कुल अवयव यहाँ पर बनेंगे, कृमित युग्म वाले जो बनते हैं, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है, जैसे अगर मान लो कि ए में, मतलब कि समुच्चय ए में एम अवयव है और समुच्चय बी में मान लो एन अवयव है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, इनके अगर नंबर हमें बताना है कि कितने बनेंगे, ठीक, तो वो ए क्रॉस एम, यानी जितने अवयव हैं इनको गुणा कर दो, ठीक। तो ये होता है हमारा यहाँ पर सूत्र होता है। एम क्या है हमारा, समुच्चय यानी सेट ए में और सेट बी में इनके जो अवयव हैं इनकी संख्या है, ठीक। तो अब समझते हैं हम लोग कि संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं यहीं पे। संबंध, यानी संबंध को अंग्रेजी में रिलेशन बोलते हैं, ठीक। रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है, देखो सर, रिलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि कहते हैं ना कि रिलेशन वही, जैसे कि मामी मुआ फूफा है ना, बुआ मौसी है ना, ये सब रिलेशन होते हैं। इस तरीके से हमारा जो मैथ में होता है, मैथ में भी इसी तरीके से जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लो एक संख्या ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक। हम लोग संख्याओं के बीच में रिलेशन यानी पढ़ेंगे, ठीक। देखो अब यहाँ पर ये रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में, तो इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा है कि माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब होता है, देखो रिक्त का मतलब होता है खाली खाली, ठीक। तो मतलब जो समुच्चय आपको लेना है वो रिक्त नहीं होने चाहिए, वो जैसे ए बराबर कोई ना कोई, मतलब ए बराबर कोई ना अवयव दिया हो, तो उसको हम लोग रिक्त बोलेंगे, खाली है यानी।
यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपको समुच्चय लेना है, दो समुच्चय जो लेना है जिनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो उनका कोई ना कोई अवयव दिया होना चाहिए, यानी अरिक्त नहीं होना, मतलब अरिक्त होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, ठीक। कुछ ना कुछ अवयव दिया होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने 1 और 2 दे दिया, ठीक। इस तरीके से कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, तो उसको हम अरिक्त बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी का कोई भी जो उप समुच्चय होगा वो ए से बी में संबंध आर कहलाता है। देखो, इसको समझो। मान लेते हैं हमारे पास दो उप समुच्चय दिए गए हैं। कौन कौन से? एक ए कामा दो दिया गया है, ठीक। उसके बाद बी बराबर हमारा दिया गया है ए को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? एक को एक को ए के साथ ले लेंगे, फिर एक को बी के साथ ले लेंगे। इसी तरीके से दो को ए के साथ ले लेंगे, फिर दो को बी के साथ ले लेंगे, ठीक। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है इन्हीं का उप समुच्चय होता है। मतलब कि इसमें से कोई भी उप समुच्चय ले लो, ठीक। कोई भी, मतलब इसमें से कोई भी अवयव ले लो। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं आर बराबर में, इसका मान लेते हैं एक, ये वाला लिख देते हैं ए कामा ए ले लेते हैं। एक अवयव कोई और ले लो, ठीक। मान लो 2 कामा बी ले लिया, ठीक। तो 2 कामा बी ले लिया, ठीक। ये क्या है? ये उप समुच्चय हो गया। मतलब कि यहाँ पर जो देखो उप समुच्चय क्या होता है, अभी मैंने बताया था। इसको इस पूरे इसको आप मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा पूरा समुच्चय ए है। इसको मान लेते हैं ये हमारा समुच्चय बी है। ऐसे समझने के लिए तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। इस वजह से ए क्या होगा, हमारा उप समुच्चय बन जाएगा। किसका बन जाएगा? बी का, ठीक। तो मतलब ए है उप समुच्चय बी का, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने उप समुच्चय अभी पढ़ा है, ठीक, समझा है। अब हम लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं, ठीक। सिंपल से इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आर क्या है? आर उप समुच्चय है या बराबर है ए क्रॉस बी के। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी में संबंध है, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें जस्ट वन सेकंड, अगर इसी तरीके से हमें यहाँ पर जस्ट वन सेकंड, इस तरीके से मान लो अगर यहाँ पर हमें बी, मतलब ये तो आ गया हमारा ए से बी में संबंध आ गया, ठीक। इस तरीके से हमें अगर यहाँ पर बताना हो, इस तरीके से दो समुच्चय दे दिए गए हैं, ठीक। हमें बताना है बी से ए में संबंध बताइए, ठीक। तो हमें क्या करना है? बी से ए में बताने के लिए बी क्रॉस ए निकाल लेना है। यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए कामा वन, उसके बाद ए कामा टू हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा बी कामा वन, फिर बी कामा टू हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से कोई भी, इसके कोई भी उप समुच्चय, ठीक, बी क्रॉस ए का कोई भी उप समुच्चय ले लो। कोई भी उप समुच्चय, जैसे कि इसके कोई भी एक दो अवयव ले लो, वो उसका उप समुच्चय बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग जैसे ए कामा वन अवयव ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं बी कामा टू, मान लो अवयव ले लेते हैं, ठीक। तो इसके दो, ये हमारे क्या हो गया? ये उप समुच्चय हो गया, बी क्रॉस ए का उप समुच्चय हो गया। अतः यहाँ पर ये जो आर है, ठीक, यहाँ पर ये इसके बीच में जो इसका मतलब बी क्रॉस ए का जो उप समुच्चय होता है वही हमारा रिलेशन होता है बी से ए में। अगर ए क्रॉस बी दिया गया है तो ए से बी में रिलेशन हो गया, अगर बी क्रॉस ए दिया गया है तो बी से ए में रिलेशन हो गया, ठीक। तो ये इसमें इनका रिलेशन होता है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में सेम चीज यही लिख भी दिया है कि ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय आप ले लो, वो क्या होता है? ए से बी में संबंध आर कहलाता है। जो उप समुच्चय आप लेते हो वही हमारा संबंध आर कहलाता है। इनको लिखने का तरीका ऐसे क्रमित युग में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसको चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ये बनाया ना, इसको इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, तो फिर यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कैसे आपको, यानी यानी कि इसको ऐसे क्रमित युग में इसको कैसे लिखना है, ठीक। इसको अगर कृत युग में लिखना है तो इसको हम लोग, ये जो संबंध हमारा है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आर बराबर में, यहाँ पर हमें लिखना है यक्स कामा वाई लिख सकते हो, या ए कामा बी लिख सकते हो। यहाँ पर सीधा हम लोग इसको यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यक्स कामा वाई। अब यहाँ पर सच दैट लगाना है और यहाँ पर बता देना है कि यक्स के वैल्यू, मतलब यक्स के स्थान पर
मतलब ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये हमारे अवयव लिखे होते हैं, मतलब कि ये जितने भी अवयव हैं हमें यक्स कामा वाई के रूप में लिखना है। अब यक्स के स्थान पर जो भी लिखना है उसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा वो समुच्चय ए से। और यहाँ पर तथा, तथा y का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा समुच्चय b से। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसको चाहे ऐसे लिखो, या इसी चीज को आप बोल सकते हो कि यहाँ पर यक्स का रिलेशन y के साथ है, या इसी चीज को लिख सकते हो तथा एंड। ठीक, इसी चीज को लिख सकते हो यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, इसका भी वही मतलब हुआ कि यक्स से वाई में रिलेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इन मतलब ए क्रॉस बी में जितने, अब यानी जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि ए से बी में जो हमारा समुच्चय ए है समुच्चय बी है, इन दोनों में कितने रिलेशन हो सकते हैं, अगर इनके जो रिलेशन है, इनके जो संबंध है, संबंधों की अगर हम लोग संख्या बताना चाहें तो उतने ही रिलेशन बनेंगे जितने ए क्रॉस बी में हमारे उपसमुच्चय बनेंगे। समझ रहे हो नहीं मेरे बात को, आप फिर से समझ लो। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस मतलब ए से बी में संबंध उतने ही बनेंगे जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे, क्योंकि उपसमुच्चय ही हमारा जो होता है रिलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर इनकी जो संख्या होता है निकालने के लिए ए व बी के बीच जो संबंधों की संख्या होता है, इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है कि ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या अगर हमें पता करना है तो वो कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद m लिखेंगे और n लिखेंगे। ठीक, m क्या होता है हमारा a के जितने भी उपस्थित अवयव हैं, और n क्या होता है b में जितने भी उपस्थित अवयव हैं। ठीक, जैसे मैं निकाल के यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इसमें कितने अवयव हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं या करके नंबर ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ सेट ए यानी इसके कितनी संख्या है, एक, यहाँ पे अवयव एक ये है, एक ये, दो अवयव हैं, 2 लिखेंगे, यानी कि हमारा m का वैल्यू हो गया। ठीक, इस तरीके से नंबर ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी में कितने अवयव हैं इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक दो, इसमें भी 2 अवयव है, 2 लिख देंगे, ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। अगर हमें पता करना है कि ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय बनेंगे, या फिर ए से बी में जो संबंध है वो कितने बनेंगे रिलेशन, ठीक, बताना है तो सीधा 2 लिखो, तो इसकी खोपड़ी पर m गुणे n लिख दो। ठीक, तो m और n की वैल्यू क्या है, 3 गुणे 2 गुणे 2 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 का घात 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें मतलब कि ए से बी में इतने ही रिलेशन हो सकते हैं, इतने ही रिलेशन बनेंगे। ठीक, या फिर कह सकते हो कि ए क्रॉस बी के जो उपसमुच्चय की संख्या है वो कितना है, 2 का घात 4, इतने उपसमुच्चय होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक, तो इस तरीके से इनकी संख्या निकाला जाता है। तो संख्या निकालने का फार्मूला आप यहाँ पर याद रखना। इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार मतलब सवाल में पूछ लिए जाते हैं कि ए व बी के बीच संबंधों की संख्या बताइए, कितने संबंध यानी बन सकते हैं। ठीक, तो ऐसे निकालना, जो समुच्चय ए दिया रहेगा समुच्चय बी दिया रहेगा, उसमें देख लेना कि इनके कितने अवयव हैं, जितने अवयव हैं m की वैल्यू है a, यानी कि जो हमारा सेट a है उसमें कितने अवयव हैं, और n का मतलब हुआ कि समुच्चय b में कितने अवयव हैं उनकी संख्या। ठीक, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। या फिर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय पूछ लिया जाए, दोनों का मतलब वही होता है, चाहे बी इनके बीच संबंध बोला जाए या फिर उपसमुच्चयों की संख्या बोला जाए, दोनों का सेम मतलब यही है। ठीक, तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसके प्रकार समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रांत, परिसर और सह प्रांत समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ठीक, और इसमें रिलेशन मान लो कि ए जो है मतलब एक जो है वो ए से संबंधित है, और यहाँ पर जो 2 है वो बी से संबंधित है, और यहाँ पर जो 3 है वो सी से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर ये इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए कामा ए यानी 1 कामा ए लिखेंगे, फिर 2 कामा बी लिखेंगे, फिर 3 कामा सी लिखेंगे। ठीक, अब अगर इस तरीके से ये इससे संबंधित है, ठीक, ये इससे मतलब रिलेटेड है, तो इसको हम लोग इसमें अगर हमें बताना हो कि बताओ इसमें प्रांत बताओ, परिसर बताओ, सह प्रांत बताओ, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर इसके जो आगे वाला लिखा है, आगे वाला जो अवयव है, जितने भी आगे वाले अवयव हैं इनको एक मंझले ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिखेंगे, 1 2 और क्या लिखेंगे, 3। ये जो निकलेगा सीधा सिंपल सा ट्रिक। ठीक, ये जो निकलेगा हमारा प्रांत कहलाएगा। ठीक, और पीछे वाला जो अवयव है, पीछे वाले जितने भी अवयव हैं इनको एक डिब्बा के अंदर भर दो, मंझला ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखेंगे, ए बी कामा सी, है ना। ये जो निकला
इसको हम लोग परिसर बोलते हैं, एकदम सीधा सा, डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट तरीका समझो। ठीक, उसके बाद सह प्रांत क्या होता है, जो सेट बी होता है, ये पूरा का पूरा जो सेट बी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सह प्रांत है। क्या है, सह प्रांत है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सह प्रांत देखें तो कौन कौन से सह प्रांत हमारे हैं, यहाँ पर ए, है ना, मंजिला ब्रैकेट लगाओ, ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये हमारे सह प्रांत हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा देखो, यहाँ पर जो परिसर है हमारा, अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्रांत हो गया, और परिसर हमारा कितना है, परिसर, परिसर हमारा, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग समझने के लिए इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर लिख लेते हैं, चलो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जस्ट वन सेकंड, इसको मिटा के यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर समझो, सह प्रांत हमारे पास क्या है, यहाँ पर सह प्रांत, तो परिसर, परिसर अगर हम लोग देखें तो परिसर हमारे पास ये निकला। ठीक, क्या है, ए बी सी है। ठीक, उसके बाद सह प्रांत क्या है, सह प्रांत, ये गलत लिख गया, इसको लिखेंगे हम लोग सह प्रांत। तो सह प्रांत यहाँ पे लिखा हुआ है ए कामा बी कामा सी कामा डी। अगर हम लोग देखें तो परिसर के जितने भी अवयव हैं, के हैं एक बी सी, है ना, ये जो है जितने भी अवयव हैं, ये सह प्रांत में मिल रहे हैं। मतलब परिसर के जितने भी अवयव हैं वो सह प्रांत के अवयव से मिल रहे हैं, मतलब इस उतने अवयव इसमें भी हैं। ठीक, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका मतलब होता है कि ये इसका उपसमुच्चय है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अतः हम बोल सकते हैं कि जो परिसर होता है वो उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो ना, कि परिसर जो होता है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय भी होता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक, हो सकता है ऐसी चीजें आपको बहुविकल्पी में दे दिया जाए, पूछ लिया जाए क्या इसका ये उपसमुच्चय होता है, पता है तभी टिक लगा पाओगे। ठीक, तो आई थिंक ये बेसिक चीजें आप लोग अब समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार समझने से पहले, वैसे तो संबंध के हमें कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किसमें क्या कैसे क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें तीन प्रकार हमें बेसिकली यहाँ पर समझने। ठीक, तीनों, ये तीनों अगर प्रकार इसके समझ गए तो पूरा कहानी यहाँ पर रच जाएगा, संबंध और प्रकार, मतलब संबंध पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ गया, पेन हो गया। ठीक, इसमें देखो, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज समझना है, स्वातुल्य समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही यही मतलब मतलब यही हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक, और तीसरा चीज हमें पढ़ना है यहाँ पर संक्रामक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसको समझ, इन तीनों को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर एक तत्समक संबंध क्या होता है। तत्समक संबंध। ठीक, तत्समक संबंध इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको देखो, तो देखो तत्समक संबंध का मतलब होता है कि कोई सेट, मान लो सेट दिया गया है, मान लो यहाँ पर हमारा सेट ए, मतलब सेट ए दिया गया है, ऐसे मान लेते हैं, अम, ऐसे मान लो, ठीक, गोला वाला ना, ऐसे मान लो कि यहाँ पर दिया गया है एक दो तीन दिया गया है। ठीक, ऐसे ही मान लो। ठीक, सेट ए दिया गया है, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें तत्समक संबंध है, सिद्ध करना है या पता करना है। ठीक, आपको मान लो पता करना है कि तत्समक संबंध है, तो यहाँ पर तत्समक संबंध का मतलब होता है जब सेट ए का जो अवयव होते हैं, प्रत्येक अवयव जो होते हैं, अगर वो केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड हैं, खुद से ही संबंधित हैं, तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं तत्समक संबंध। जैसे कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एक सेट ए ले लेते हैं, इधर भी एक सेट ए ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक दो तीन, मतलब सेट ए हमारा क्या दिया गया है, एक दो तीन दिया गया है, यहाँ पर भी हम लोग वही वही लेंगे, मतलब एक दो तीन। ठीक, तो यहाँ पर और मान लेते हैं कि ये यानी सेट ए से सेट ए में इनके बीच में जो रिलेशन है वो आर रिलेशन है, यानी आर संबंध है। और यहाँ पर जो प्रत्येक अवयव हैं वो खुद से रिलेटेड हैं, मतलब एक एक से रिलेटेड है, दो दो से संबंधित है, तीन तीन से संबंधित है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो हम लोग बोलेंगे
कि यहाँ पर जो सेट ए हमारा इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, तत्समक संबंध है। याद रखना, जब सेट ए के, अब कोई भी सेट हो सकता है, सेट ए भी हो सकता है, सेट बी हो सकता है, सेट सी भी होता है, मतलब हर एक सेट का अपना अपना एक तत्समक संबंध होता है, ठीक। इसी तरीके से मान लो बी बराबर दिया गया है ए बी सी, ठीक। यहाँ पर याद रखना, प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, केवल और केवल खुद से ही होना चाहिए, किसी दूसरे से संबंधित ना हो, ओनली और ओनली खुद से होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर हम लोग ले ये से समझ लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों हमारे सेट बी हैं, ठीक। यहाँ पर ए बी सी, ठीक। और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में मान लेते हैं रिलेशन हमारा R1 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए से संबंधित है और बी से संबंधित है। अगर इतना ही सिर्फ और सिर्फ ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, तो अब इस सिचुएशन में बताओ क्या ये हमारा तत्समक संबंध है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित नहीं है। सी वाला सी से कहाँ संबंधित है? इसका मतलब इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये दिख रहा है, इस सिचुएशन में ये तत्समक संबंध नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर सी से संबंधित हो जाए तो हमारा ये क्या है? तत्समक संबंध है। समझ रहे हो ना? ठीक है। ये हमारा इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। यहाँ पर इसी तरीके से मान लो यहाँ पर हमने एक सेट सी ले लिया, ठीक। एक सेट सी ले लिया, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक। इसमें मान लेते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इनके बीच में मान लेते हैं रिलेशन हमारा R2 है, ठीक। तो इसके प्रत्येक अवयव अगर खुद से संबंधित हैं, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। अब ये बताओ क्या इस समय ये तत्समक संबंध है? नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित नहीं है। हर एक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, तभी वो तत्समक संबंध है, नहीं तो तत्समक संबंध नहीं है। अब हाँ हो गया, ठीक। तत्समक संबंध तो ये होता है हमारा तत्समक संबंध, यानी कि जब सेट ए या सेट बी हो सकता है, सेट सी भी हो सकता है, ठीक। मतलब कोई एक सेट है, उस सेट के जितने भी अवयव हैं वो खुद से संबंधित हैं, मतलब खुद से अगर संबंधित हैं तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलेंगे तत्समक संबंध। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई भी सेट हो, वो चाहे सेट ए हो, सेट बी दिया गया, सेट सी दिया गया, डी दिया गया, ये हर एक सेट जो होता है उसमें एक तत्समक संबंध जरूर होता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, अलग अलग शब्द पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है और इधर संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक। इसको एक कहानी करो, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक। इसको एक कहानी के जैसे पढ़ते हैं।